एपिसोड 23 आई मिस यू। जब उसे यकीन हो गया कि नताशा नहीं देख रहा है तो बेला ने मुड़कर इवान को गुड लक कहते हुए एक बड़ा थम्स अप दिया। इवान ने उसकी ओर देखकर आंखें झपकाईं। नताशा के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही उसका गोल चेहरा शर्म की बौछार कर देता है। एक जोरदार क्लिक के साथ सामने का दरवाजा बंद हो गया और अचानक पूरे अपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। बेला एक पल के लिए खाली लिविंग रूम में खड़ी रही, फिर अपार्टमेंट की चारों ओर दौड़ी और सभी लाइटों को जला दी। एक बार रोशनी चालू होने के बाद उसे और भी अकेला महसूस हुआ। रोशनी ने उसे केवल ये दिखाने का काम किया कि विशाल अपार्टमेंट में वह कितना अकेली थी। अल्पविराम उसी क्षण सिटी एयरपोर्ट पर श्री राजधानी की ओर जाने वाले विमान में सवार होने ही वाले थे। ऐसा करने से पहले उसने माथुर परिवार के संबंध में मदद मांगने वाले क्लाइंट को एक ईमेल भेजा। क्षमा करें, लेकिन आपको अस्वीकार कर दिया गया है। मेरे बॉस आपका केस नहीं लेंगे। एयरपोर्ट के पीए सिस्टम पर एक आवाज आई जिसमें यात्रियों से अपने विमानों में सवार होने का आग्रह किया गया। श्री ने अपना फोन बंद कर दिया और प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए बने विशेष मार्ग की ओर चल पड़ी। विमान में श्री ने प्रथम श्रेणी के केबिन में प्रवेश किया और देखा कि वेदांश पहले से ही अपनी विशाल प्रथम श्रेणी की कुर्सी पर बैठ गया था। उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। वह खिड़की के दूसरी ओर धुंधलका आकाश को अंधेरा होते हुए देख रहा था। प्रोफेसर राठौर। श्री उसके पास पहुंची और उसके चारों ओर एक कंबल से ढक दिया और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। वेदांश नहीं बोला। उसने खुद को अपनी कुर्सी पर एडजस्ट किया, फिर झपकी के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अल्पविराम। इवान और ये जीत बेस पर लौट आए और अध्यांश से टकरा गए, जो प्रशिक्षण मैदान से लौट रहा था। जब उसने इवान और नताशा को देखा तो वह सड़क के किनारे रुक गया। सर, क्या आपने फिर से 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ पूरी की है? नताशा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। अध्यांश ने काले रंग की टी शर्ट और मिलिट्री ग्रीन छलावरण वाली पैंट पहनी हुई थी। उसकी पैंट उसके फौजी जूतों में धंसी हुई थी और उसके हाथ में एक सिगरेट थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर उनका लंबा मांसल शरीर राजसी और भव्य दोनों था। गहन व्यायाम के कारण उसकी नंगी भुजाओं और चेहरे के नीचे पसीना चमक रहा था। उसने इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया। इवान और नताशा तुरंत उसके सामने खड़े हो गए। क्या तुम बेला के साथ नहीं थे? वो कैसी है? क्या वह अभी तक अपने कॉलेज लौटी है? अध्यांश ने अपनी ठुड्डी को झुकाया, उन्हें आराम से रहने के लिए इशारा करते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। इवान ने अपना सिर हिलाया। बेला अच्छे स्वास्थ्य में है। फिलहाल कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा है। वह अभी तक अपने कॉलेज नहीं गई है। उसने कहा कि वह कल सुबह वापस जाएगी। उसने अपने पैरों को हिलाया और फिर अध्यांश की तरफ देखा। उसने पिछले हफ्ते भी ऐसा ही किया था। अध्यांश ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और उन्हें इशारा किया जाने के लिए। इवान और नताशा के चले जाने के बाद अध्यांश एक पेड़ के पास गया और उसके नीचे खड़ा हो गया। उसकी जलती हुई सिगरेट की रोशनी उसकी उंगलियों के बीच झिलमिला रही थी। उन्होंने खामोश शाम का आनंद लेते हुए अपनी सिगरेट पी, फिर स्पेशल ऑप्स मिलिट्री बेस पर अपने आवास की ओर चल पड़े। अल्पविराम। नहाने के बाद बेला अपने अपार्टमेंट की खाड़ी की खिड़की की चौखट पर अकेले बैठ गया। उसने अपनी छोटी गुड़िया को गले लगाया और वह चुपचाप खिड़की के बाहर घरों से निकलती हुई रोशनी को देख रही थी। चार्जिंग खत्म होते ही उसने अपना फोन चालू कर दिया और तुरंत मिस्ड कॉल और टेक्स्ट मैसेज की लिस्ट के बाढ़ आ गई। उनमें से ज्यादातर रेयांश के थे। सभी मिस्ड कॉल और मैसेज को देखकर बेला को थोड़ा अजीब लगा। उसने पहले कभी किसी को इस तरह से चाहते हुए नहीं देखा था। यह उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने मैसेज को एक एक करके पढ़ा, जिस क्रम में उन्हें भेजा गया था। बेला, तुम कहाँ गई हो? बेला, मुझे कॉल करें। क्या तुम्हें मुझे फ़ोन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बेला, यदि आप मुझे कॉल नहीं कर सकते तो आप मुझे वापस टेक्स्ट कर सकते हैं, या आप एक ईमेल भेज सकते हैं। प्लीज़ मुझे से मत छोड़ो। बेला, हम केवल 36 घंटे और 12 मिनट के लिए अलग हुए हैं, लेकिन मैं आईने में देखती हूँ तो मैं अपने बालों को सफ़ेद होते देख सकती हूँ। मेरे जीवन में पहली बार मुझे समझ में आया कि उनका क्या मतलब है जब वे कहते हैं तुम्हारे बिना हर मिनट अनंत काल जैसा लगता है। मैंने अभी अभी अपने परिवार के साथ डिनर किया है। ये बहुत सारे लोगों के साथ एक बड़ा शोर शराबा वाला दिन था, लेकिन मेरे लिए यह एक व्यस्त शहर में खो जाने वाला जैसा था। मैं अपने आसपास के शोर शराबे और मौज मस्ती से बहुत अलग और दूर महसूस करता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमेशा और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँ। आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। बेला। आखिरी मैसेज पूरी तरह से उसके नाम से बना था, बार बार दोहराया गया। बेला, बेला, बेला। ऐसा लग रहा था जैसे ये हमेशा चलता रहेगा। अपनी थोड़ी को अपनी बाहों में गुड़िया के ऊपर टिकाए हुए बेला ने चुपचाप मन में सोचा कि रेयांश एक टिपिकल बेटा नहीं था जो एक परिवार की संपत्ति को पाने के लिए इंतजार कर रहा था। वो एक विचारशील और परिष्कृत व्यक्ति है। उन्होंने वाक्पटुता से लिखा, यहाँ तक कि उनके पाठ मैसेज भी पढ़ने में आनंददायक थे। अंत में उसका नंबर डायल करने से पहले उसकी उंगली उसके फोन पर घूमती रही। बेला, तुम वापस आ गई हो। रेयांश की आवाज लाइन के दूसरे छोर से आने से पहले फोन केवल एक बार बजा था। ये स्पष्ट था कि वह उसके फोन का इंतजार कर रहा था। बेला इससे थोड़ा प्रभावित हुए। उसने एक फीकी हाँ दी, फिर एक कोमल आवाज में कहा, हमारे पास एक विजिटर आया था और मैं बाद में पहाड़ों तक उनके पीछे चली गई जहां वे रहते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे होस्ट करने पर जोर दिया था। वहां सिग्नल वास्तव में खराब था। उससे झूठ बोलने पर उसे अफसोस हुआ। रेयांश ने राहत की लंबी सांस ली। वह अपनी कार में था, ड्राइव कर रहा था। मैं कॉलेज वापस जा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें पिक करूँ?
उसने अपनी आवाज में आनंद को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। वो पूरे वीकेंड उदास मूड में था, लेकिन अब बादल छंट गए थे, सूरज फिर से चमक रहा था और वसंत की गर्मी उसके दिल पर थी। ये सब बेला के एक फोन कॉल के कारण हुआ था। रेयांश का प्रस्ताव इतना लुभावना था कि वह छोड़ नहीं सकता था। बेला ने खुद को मना करने में असमर्थ पाया। वह वास्तव में आज रात यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती थी। अतीत में अध्यांश कभी कभी वीकेंड में उसे अकेला छोड़ देता था जब उसे किसी जरूरी काम से निपटने होते थे। हालांकि उसने उस समय अकेलापन महसूस नहीं किया था। वो मन ही मन यह विश्वास करती थी कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह दूर था, क्योंकि वह हमेशा इस अपार्टमेंट में अंत में वापस आने वाला था। हालांकि इस हफ्ते उसने महसूस किया था कि अध्यांश उससे और भी दूर जा रहा था। बेला की हिचकिचाहट कुछ सेकंड के लिए ही रही। उसने फिर पूछा, क्या मुझे लेने आने में आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी? उसने सोचा नहीं था कि वह यहाँ अकेले सो सकेगी। वह अपने छात्रावास के कमरे में एक बेहतर रात की नींद लेती थी, यहाँ तक कि अपने रूममेट्स के सभी शोर के बावजूद भी। रेयांश ये सुनकर खुश हुई। उसने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को घुमाया और मालवांत एरिया की ओर चला गया जहां बेला रहते थे। उसने कहा, मैं लगभग 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है अब लगभग 10 बजे है। बेला खिड़की की चौखट से दूर हट गया। मैं गेट पर आपका इंतजार करूंगा। वो बाथरूम गई और जल्दी से बिना किसी बकवास के 10 मिनट तक स्नान किया। फिर उसने अपनी चीजें पैक की और एक बैग और एक छोटा सूटकेस लेकर दरवाजे से बाहर चली गई। अल्पविराम, अध्यांश अपने स्टडी रूम में था। उसने अभी अभी अपना काम खत्म किया था। उन्होंने घड़ी देखी और पाया कि लगभग 10 बज चुके थे। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन बेला को फोन नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि वो सो रही होगी। इसके बजाय उसने स्पेशल ऑप्स कर्मियों को कॉल किया जो बेला पर गुप्त रूप से नजर रख रहे थे। जब से 2 हफ्ते पहले बेला मुश्किल में पड़ा था, अध्यांश ने चुपके से उसकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। बेला के गुप्त अंगरक्षक को विशेष अभियान बलों से चुना गया था। ये स्वाभाविक था, इस तथ्य के कारण कि उनका लीडर अध्यांश उसका संरक्षक था। उसके अंगरक्षक ने अध्यांश का फोन उठाया। उसने धीरे से कहा, मिस गोस्वामी अभी अभी अपार्टमेंट से बाहर निकली है। वह गेट पर खड़ी है। ऐसा लगता है कि वह किसी का इंतजार कर रही है। वह इस समय किसकी इंतजार कर रही है? अध्यांश ने अपना कंप्यूटर चालू किया। उसका कर्सर एक फाइल पर टिकी रही जब तक वह वहां से मूव नहीं हुआ। अंत में उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम नहीं चलाया। दूसरे छोर पर मौजूद अंगरक्षक जवाब देने वाला था कि वह नहीं जानता था, लेकिन फिर उसने मुड़कर देखा कि एक ब्लू कार बेला के सामने आया है। कोई कार से बाहर निकला। ये बेला का क्लास रेप रेयांश था। अंगरक्षक ने जल्दी से अध्यांश को बताया कि उसने क्या देखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि मिस गोस्वामी अपने क्लास रेप रेयांश की इंतजार कर रही हैं। इस पर अध्यांश ने फोन काट दिया। उसने अपना फोन डेस्क पर फेंक दिया और बालकनी में चला गया। वहां उसने एक सिगरेट जलाई और उसे अपनी उंगलियों के बीच रख लिया। जब उन्होंने अपना कस्टम मेड मल्टीफंक्शन ब्लूटूथ हेडसेट लगाया, इसके साथ उन्होंने अंत में बेला को एक बाहरी लाइन से फोन किया। बेला रेयांश की कार के अंदर थे, उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे। तभी उसने अचानक अपने फोन की घंटे और कंपन की आवाज सुनी। उसने नीचे देखा और देखा कि यह अध्यांश की ओर से आने वाली कॉल थी। उसने नहीं सोचा था कि देर रात अध्यांश व्यक्तिगत रूप से उसे फोन करेगी। उसने मान लिया कि यह अभय था। बेला ने अपनी उंगली के हल्के से स्वाइप के साथ कॉल स्वीकार किया और कहा, हेलो। देर हो चुकी थी, उसके सोने का सामान्य समय बीत चुका था, इसलिए उसकी आवाज सामान्य से थोड़ी कम, थोड़ी अधिक आकर्षक और सिडक्टिव थी। हालांकि ये जानबूझकर नहीं था, उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से ऐसी ही थी। रेयांश ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन उसका दिल कांपने से नहीं रोक सका जब उसने बेला को एक साधारण हेलो के साथ उसके फोन का जवाब देते हुए सुना। वह उसकी आवाज को बिना थके सुन सकता था। अध्यांश की निगाहें अपनी उंगलियों में सिगरेट पर टिकी थी। उनकी आवाज सामान्य से अधिक गहरी थी और उसमें एक अवर्णनीय चुंबकत्व था जो दिलों को चुरा सकता था। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, बेला। बेला खुश होकर तुरंत सीधा हो गया। अंकल रॉय। मम्मा। अध्यांश ने शुष्क उत्तर दिया। अंकल रॉय, आप अभी बिजी नहीं हैं? मैंने अभी खत्म किया। आप कब तक लौटेंगे? बेला ने धीरे से पूछा। उसका सवाल उसकी आवाज के कोमल स्वरों के बीच संतुलन बना रहा था। वह सिर्फ अध्यांश के साथ ही खुद को पूरी तरह से सेफ फील करती थी। अगर उसे दुनिया में केवल एक व्यक्ति को चुनना होता जिस पर पूरी तरह से विश्वास और भरोसा करना होता, तो ये केवल अध्यांश ही हो सकता था। रेयांश अपनी नजरें उसकी ओर घुमाए बिना नहीं रह सकी। उसे कभी पता नहीं था कि उसकी आवाज इतनी स्वीट हो सकती है और उसे अपनी पूरे शरीर में गर्माहट महसूस होने लगी। बेला का पूरा ध्यान अध्यांश पर था। उसे अब वह उदासी महसूस नहीं हो रही थी जो पहले उसके मन पर छाई हुई थी। बेशक बेला को पता था कि इस भावना का वास्तव में खुद अध्यांश से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उससे इमोशनल सपोर्ट पाती थी, ठीक उन लोगों की तरह जिन्होंने खुद को अपने धर्म के लिए समर्पित होते हैं और अटूट विश्वास का प्रदर्शन करते हैं। वैसे ही बेला ने भी अपने अंकल के साथ किया। अध्यांश उसका धर्म था। अध्यांश को पता नहीं था कि आगे क्या कहे। वह वाक्पटु व्यक्ति नहीं था और बातचीत के समय उसके पास धैर्य नहीं होता था। उन्होंने महसूस किया कि वे कर्मशील व्यक्ति के रूप में अधिक उपयुक्त थे। मौन के भीतर बेला की सांसों की शांत फुसफुसाहट उसके हेडसेट के माध्यम से यात्रा कर रही थी और उसे लग रहा था कि वह उसके दिल की धड़कन की आवाज को लगभग समझ सकता है। बेला भी घबरा गया था। अध्यांश कुछ नहीं कह रही थी और वो जोर से सांस लेने से भी डर रही थी।
वो अपनी सांस रोक रही थी और उसकी हृदय गति बढ़ रही थी। अगर इवान उसके हार्टबीट ऑब्जर्व करने के लिए वहां होती तो वह कहता कि उसका शरीर एक हाइपोक्सिक अवस्था या किसी अन्य जटिल चिकित्सा व्याख्या के जवाब में एक सेल्फ डिफेंस को सक्रिय कर रहा था। रेयांश ने गाड़ी चलाना जारी रखा और जब वह कुछ देर तक नहीं बोली तो उसने सोचा बेला ने कॉल खत्म कर दी है। उन्होंने कैजुअली पूछा, क्या वह तुम्हारी अभिभावक था? अध्यांश ने लाइन के माध्यम से रेयांश की आवाज सुनी और स्टडी रूम का दरवाजा खोला और नीचे चला गया। उसने बड़ी सहजता से पूछा, कहाँ है आप किससे बात कर रहे हैं? बेला ने धीरे से सांस ली और उसका कठोर शरीर शिथिल हो गया। कार की खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट को चमकते देखने के लिए वह सीट पर पीछे झुक गई और धीरे से हंस पड़ी। वह मेरा क्लासमेट है, मेरा विश्वविद्यालय का क्लास रेप। मैं उसकी कार में हूँ क्योंकि वह मुझे वापस कैंपस में ले जा रहा है। बर्फ टूट जाने से बातचीत को जारी रखना बहुत आसान हो गया। अध्यांश असंतोष होकर बोलना जारी रखा, आपने इस सप्ताह क्या किया? बेला इतनी जल्दी कॉल खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उत्साह से उसे बताया कि स्कूल में, डॉम में और यहाँ तक कि इंटरव्यू में क्या हुआ था। उसने उसे सब कुछ विस्तार से बताया। वह हमेशा स्पष्टवादी रही थी, अन्यथा वह कानून की पढ़ाई क्यों करना चाहती थी? हमेशा की तरह अध्यांश रुक रुक कर हाँ जवाब देती रही ताकि उसे पता चल सके कि वह सुन रहा है। बेला ने उससे पूरे रास्ते बात की और जब उसने ऊपर देखा तो वे पहले ही डॉम पर आ चुके थे। फोन काटने का समय आ गया है। बेला को लगा कि उसका अकेलापन फिर से बढ़ने लगा है। अध्यांश ने अभी तक फोन नहीं काटा था और डॉम में प्रवेश करने से पहले बेला ने रेयांश को गुड नाइट कहने की जहमत नहीं उठाई। वह सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी जब अध्यांश ने फोन पर पूछा, बेला, इवान ने मुझे बताया कि तुम एक बॉयफ्रेंड की तलाश करना चाहती हो। बेला के गाल लाल हो गए। वह स्पष्ट करने वाली थी कि वह किसी को ढूंढना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था। शुरू करने से पहले अध्यांश ने अपनी बात जारी रखी, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। बेला की आंखें धुंधली हो गईं और वो काफी देर तक चुप रही। वह ओके कहकर चिल्लाए और फिर कॉल समाप्त कर दी। फिर रुककर ऊपर देखा तो उसने खुद को डॉम के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। अध्यांश यहाँ पूरे रास्ते उसके साथ फोन पर बात करता रहा। उसने कार में रेयांश से बमुश्किल बात की थी और बेसिकली उसके साथ एक ड्राइवर की तरह व्यवहार किया था। यह उसके लिए असभ्यता था और उसे कल इसके लिए ठीक से धन्यवाद देना था। ऐसा करने के लिए एक मानसिक नोट बनाया, इससे पहले कि वह चिंतित या परेशान हो जाए। बेला ने दरवाजा को धक्का दिया लेकिन वह नहीं खुला क्योंकि वह बंद था। उसके रूममेट्स अभी भी बाहर थे। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपनी चाबी निकाली। बत्ती जलाकर उसने खाली कमरा देखा जिसमें 2 चारपाई, बिस्तर, 4 डेस्क और 4 ड्रेस थे। बेला मुस्कुराया। कई दिनों से जिस फोन कॉल के लिए वह तरस रही थी वह आखिरकार उसके पास आ ही गया, लेकिन यह ऐसा था जैसे एक और जूता आखिरकार जमीन पर आ गया हो। अब से वह अकेले रहना सीख जाएगी। बेला ने अपना बैग और सूटकेस नीचे रख दिया और अपना सामान साफ करना शुरू कर दिया। बाहर निकलने से पहले वह पहले ही नहा चुकी थी, इसलिए अपनी थीसिस जारी रखने के लिए अपना लैपटॉप खोलने से पहले वह अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गई और फेस मास्क लगा लिया। अल्पविराम। बेला की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले विशेष अभियान कर्मियों ने रेयांश की कार का पूरे रास्ते पीछा किया था और बेस की कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ भी संपर्क बनाए रखा था। बिस्तर पर जाने से पहले अभय ने ट्रैकर को जांचने के लिए अपना कंप्यूटर खोला और पाया कि अध्यांश पूरे समय बेला के साथ फोन पर बात कर रहा था। उसने माउस को क्लिक किया और सीसीटी का एक स्थलाकृतिक मैप तुरंत मॉनिटर पर दिखाई दिया। बेला की छोटी लाल बिंदी चलती रही और जल्दी से सी यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर आ गई। इसका मतलब यह था कि बेला अपनी यात्रा के दौरान अध्यांश के साथ फोन पर था। क्या चल रहा है? अभय ने माउस को थपथपाया और खुद से बुदबुदाया, ऐसा क्यों होगा? क्या बेला को कुछ हो गया है? अभय से बेहतर कोई नहीं जानता था कि एक उच्च रैंकिंग ऑफिसर के रूप में अध्यांश कितना व्यस्त था। हालांकि अध्यांश ने जो एक दिन में हजारों चीजों से निपटती थी, रविवार की शाम को बेला को फोन करने और उसके साथ लगभग आधे घंटे तक बात करने के लिए कीमती समय निकाला था। अभय सार्थक को कॉल करने और उससे पूछताछ करने से नहीं रोक सका। सार्थक, क्या बेला के साथ कुछ चल रहा है? सार्थक सो रहा था और जब अभय ने उसे जगाया तो वह नींद में गदगद था। उनकी आंखें बंद रहीं। नहीं, बेला के साथ इन दिनों कुछ नहीं चल रहा है। अगर कुछ चल रहा था तो वह इसके बारे में कैसे नहीं जानता? वह हर उस चीज का ध्यान रखता है जिसका बेला से लेना देना है। सार्थक ने अपनी जागृत अवस्था में इसे याद किया। अभय ने अपना सिर खुजाया और मॉनिटर पर छोटी लाल बिंदी को सी यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर आते देखा। अध्यांश की फोन लाइन ने संकेत दिया कि वह अभी भी कॉल में है। वह पूरे समय उसके साथ फोन पर क्यों था? पहले ही देर हो चुकी है। बेला को कैंपस वापस जाना चाहिए। अभय ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और उस पर विचार किया। सार्थक ने पहले से ही कई वर्षों तक बेला की देखभाल की थी, इसलिए वह जानता था अभय से बेहतर वह अध्यांश के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। सार्थक ने जम्हाई ली और अधीरता से कहा, तुम अब भी नहीं समझे। बेला देर रात कैंपस जा रहा था और वह चिंतित था, इसलिए वह पूरे रास्ते उसके साथ लाइन पर रहा। अगर कुछ हुआ तो वह तुरंत मदद जुटा सकता था, किसी और की रिपोर्ट करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभय इसे नहीं समझ रहे थे। कुछ पूरी तरह से नहीं जोड़ा गया। उसके दिमाग में एक विचार कौन था, लेकिन उसने उसे दबा दिया। यह अच्छा है, मैं चिंतित था कि कुछ चल रहा था। सो जाओ। बेस में वैसे भी ड्यूटी पर कर्मचारी थे। वह चाहता तो 24 घंटे सो सकता था। देर रात सीसीटी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स बेस शांत था।
अध्यांश रात के आसमान के नीचे खड़ा था और असंख्य सितारों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने अपने पतलून की जेब में हाथ डाला और इत्मीनान से अपने क्वार्टर में वापस चला गया।